बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और तफसीली तौर पर ख़बरों का तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। एक ऐसी ख़बर आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है जिसका ताल्लुक आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि इस वक्त इब्राहिम एक्ट्स के नाम से इसराइल का कौन सा ऐसा मंसूबा है जिस मंसूबे के तहत वो दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को अपनी फहरिस्त में, अपनी गिरफ्त में शामिल करने के लिए अपना असर और रसूख जो है वो बढ़ा रहा है। और ये जो हालात हैं, ये 2 तरह के हालात पैदा करके इस तरह की पॉलिसीज़ को किया जाता है। यानी पहली सूरत हाल जो है वो मईशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे पैदा की जाती है, और अगर उस तरीके से ये ठीक तरीके से अपने मुतालबात पूरे ना करवा सकें मुल्कों से तो फिर एयर स्ट्राइक्स करते हैं। और पहली सूरत हाल जो है उसके तहत आप जानते हैं IMF की जो फंडिंग्स होती हैं और इसके अलावा जो करप्शन जो सारे मामलात होते हैं उस हवाले से चीज़ें की जाती हैं। और दूसरा, जैसे शाम के ऊपर, इराक के ऊपर और अब डायरेक्टली ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके जिस तरीके से जंगी सूरत हाल इसराइल पैदा कर रहा है। अभी आज की सूरत हाल ये है कि सबसे पहले जो है वो एक रिपोर्ट शाया होती है, और वो रिपोर्ट जो है वो OCCRP की तरफ से शाया होती है कि इदारा है इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को दुनिया के सामने लाता है। और इस एक इदारे की रिपोर्ट्स में ये भी शामिल होता है कि पूरी सालाना जो है वो किस तरीके से कौन से मुल्क और कौन से लोग जो हैं वो करप्ट तरीन रहे हैं। अब आप थ्योरी को थोड़ा समझिएगा। इस रिपोर्ट के अंदर जो लोग आज की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ को और जिन लोगों को, जिन प्रेसिडेंट्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को हाईलाइट किया गया, उसमें टॉप 5 में 3 लोग जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ के। और ऐसे नाम हैं कि अगर वो नाम आपके सामने मैं रखूं, आपको बताऊं, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि इन लोगों ने किस हद तक क्राइम्स किए हैं, ये करप्शन की है कि इनके नाम जो हैं वो OCCRP के अंदर आए। यानी पहला नाम जो है वो तैयब उर्दवान का है, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने पिछले 15 साल के अंदर तुर्की की ना सिर्फ किस्मत बदली है बल्कि तकदीर भी बदल दी है। और अब तुर्की के हालात जो हैं वो 2000 में अगर आप देखें और आज 2020 में देखें तो बाकायदा तौर पर आपको लगेगा कि बड़ा बदल गया मुल्क। और दूसरा नाम जो है वो बशीर अल असद का है, जो शाम के प्रेसिडेंट हैं, और पिछले 3 से 4 सालों से वो मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं कि इसराइल के ऊपर जो है वो अपना जवाब दे सकें और बड़ी स्ट्राइकन अंदाज के साथ अपना मौक़िफ़ जो है वो रख सकें। पहला तो मरहला ये है। दूसरा मरहला इसमें ये है कि जैसे ही ये मामलात खुलते हैं और शाम के अंदर और इराक के अंदर जो ईरान के कुछ अपने ऐसे गिरोह हैं जो नॉन ऑफिशियल हैं लेकिन वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, और इसराइल को ये इस वक्त जो है वो लग रहा है कि ये गिरोह जो हैं वो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमें तंग कर सकते हैं, तो इसराइल बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी सपोर्ट के उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। इसी तरीके से एक इलाका है, उसका नाम है लटाकिया। ये शाम के अंदर इलाका है और इस इलाके के अंदर 2 बार इसी मंथ में इसराइल जो है वो एयर स्ट्राइक कर चुका है। और उन एयर स्ट्राइक्स करने के साथ साथ उसके अपने कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर वो कब्जा भी करने जा रहा है। जो अपना उसका इलाका है उसका नाम है गोलान, और ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं। और ये पहाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप कभी पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया में जाएं, नॉर्दर्न में जैसे मरी है या इस तरह के नॉर्थ एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे पहाड़ियों के सिलसिले हैं लेकिन उनके ऊपर रहाइश भी है, घर भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं। गोलान जो है ये भी इसी तरीके से एक जगह है जिसके ऊपर 1980 के अंदर इसराइल ने कब्ज़ा किया था। ये फ़लस्तीन की प्लेस थी और इसके ऊपर कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने अपनी आबादियाँ जो हैं वो बसाना शुरू कर दी थी, क्योंकि ये जो प्लेस है ये फ़लस्तीन और शाम के बिल्कुल ऊपर जो है वो सतह पर बनती है। तो इसके ऊपर कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर जो यहूदों की आबादियाँ थीं उसको इस तरीके के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया, इस तरीके के साथ उसको जो है वो बनाना शुरू कर दिया गया कि 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बाकायदा तौर पर वहाँ पे जो स्टेट थी उसको भी परचेज़ करना शुरू कर दिया गया। और ना सिर्फ स्टेट को परचेज़ करना शुरू कर दिया गया बल्कि जितने भी यहूदी थे उनकी तरफ से बाकायदा वहाँ पर बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स के साथ अपने बिजनेसेस जो है उनको भी जनरेट करना शुरू कर दिया गया। अमेरिका की अदालत में इस केस को रखा गया
اور اس کیس کا جب سنوائی ہوئی تو ٹرمپ جو تھے وہ یو ایس کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے. اب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ٹرمپ کا اپنا بزنس اسرائیل کے ساتھ چلتا ہے اور جس طرح ٹرمپ کے اپنے ذاتی مفادات جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے. تو مقبوضہ آبادی جو تھی گولان، اس کے اوپر حملہ کرنے، اس کے اوپر قبضہ کرنے، اپنی آبادیاں بسانے، بلڈنگز بسانے اور اپنے سارے بزنسز وہاں پہ جنریٹ کرنے کے حوالے سے یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر کلین چٹ دے دی اور اسرائیلیوں کو کہا کہ آپ کی پلیس ہے اور آپ یہاں پہ سب کچھ کرتے جائیں. تو اب جو ہے یہ سارے سیناریو کے بعد جو یہ ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، اب میں آپ کو وہ سمجھانے جا رہا ہوں. اب اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ ایران کے اوپر سٹرائک کرنے سے پہلے تک وہ جتنے بھی خلیج ممالک کے اندر اور ایشیا ممالک کے اندر ملک ہیں جو ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا ہے. ان کو جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی اور دفاعی طور پہ بھی ان کو نقصان پہنچانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس نے انڈونیشیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بڑھا لیے ہیں، یو اے ای اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کل رات گئی کی خبر ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے اوپر بڑا زیادہ اس وقت جو ہے وہ حوثی باغیوں کی وجہ سے باغی ہوا پڑا ہے اور حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے. تو جتنے بھی کنیکشنز تھے خلیج ممالک کے اندر ایران کے ساتھ، اس کو ڈسٹرب کر کے سٹرائک کرنے سے پہلے اس کو اکیلا کرنے کا پلان اس وقت سب سے مین ہٹ لسٹ کے اوپر اسرائیل کا بنا ہوا ہے. اور پوری صورتحال کے اندر اگر اس وقت کوئی مسلم ملک اور مسلم پاور اس وقت ایران کو سپورٹ کر رہی ہے اور اسرائیل کے خلاف اگر وہ بات کر رہی ہے اور اسرائیل کو نہ تو سفارتی تعلقات کے طور پر مان رہی ہے اور نہ دفاعی لحاظ سے ان کا کوئی، وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آئے دن ایف سی بارڈر کے اوپر پاکستان ایران کا جو ایک علاقہ ہے اس کے اوپر سٹرائکس ہوتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں وہ خراب کیے جائیں. مگر یہ واحد وہ خطہ بچا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد اتنی عقل اور سمجھ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا. اب آپ کو ساری سٹوری جو ہے وہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے سمجھ آ جاتی ہوگی کہ یہ جتنے بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان کا اس وقت بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کی سچویشن اور پالیٹکس کے ساتھ ہی لنک ہے. اور اس وقت اگر سب سے زیادہ سوچے جانے والی بات کوئی ہے تو وہ ایران کا اور پاکستان کا ریلیشن ہے. یعنی اگر یہ اتحاد ٹوٹ گیا تو شاید خلیج ممالک کے اندر مکمل طور پہ اسرائیل کا ہولڈ ہو جائے گا. ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.